आपको दिखाए जाने वाले इस वीडियो से संबंधित सभी अधिकार एकमात्र स्वास्थ्य जागृति संस्थान कोलकाता के पास सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य जागृति संस्थान कोलकाता या एसजेएस इस वीडियो का संकलन करता है। वीडियो का उद्देश्य, एसजेएस ने इस वीडियो का संकलन जनहित में किया है। ये संकलन एसजेएस के ड्रीम प्रोजेक्ट बेस्ट 5 के अंतर्गत किया गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य जन साधारण में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ड्रीम प्रोजेक्ट बेस्ट 5 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.swasthyajagriti.org पर। वीडियो का विषय, कैंसर से बचाव के संभावित उपाय। सम्माननीय वक्ता, एसजेएस के सम्माननीय अवैतनिक संरक्षक, विश्व विख्यात कैंसर विशेषज्ञ, पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश एच आडवाणी। एसजेएस, जिसका मानना है कि स्वस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन है, एवं एसजीएस की मेडिकल एडवाइजरी के सम्माननीय अवैतनिक सदस्य जो सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ हैं, का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। एसजेएस एक निर्लाभ संगठन है। एसजेएस वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान है। एसजेएस का एकमात्र उद्देश्य जन साधारण में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना है। एसजेएस भारत के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत भी मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्थान है। एसजेएस के उद्देश्यों को समर्पित आपकी पूंजी को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत छूट प्राप्त है। एसजेएस की सम्माननीय मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड के अवैतनिक कैंसर विशेषज्ञ, सम्माननीय कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर पार्थसारथी बासु, डॉक्टर प्रसेनजीत चैटर्जी, डॉक्टर चंचल गोस्वामी, डॉक्टर जयेश कुमार झा। डॉक्टर पार्थसारथी बासु वर्तमान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC के अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सेक्शन के स्क्रीनिंग ग्रुप से संबद्ध हैं। बोर्ड के अन्य सदस्य कोलकाता के ख्याति प्राप्त अस्पतालों से संबद्ध चिकित्सक गण हैं। एसजेएस का उद्देश्य, एसजेएस का एकमात्र उद्देश्य बिना किसी जाति, पंथ एवं वर्ग भेद के जन साधारण में स्वास्थ्य परक जागरूकता पैदा करना है, जिसके द्वारा महती बीमारियों, विशेषतः कैंसर से संबंधित बचाव के उपायों को अपनाकर इनसे बचे रहने का यथासंभव प्रयास किया जा सके। और इस प्रकार एसजेएस का लक्ष्य है कैंसर मुक्त समाज। एसजेएस का बृहत्तर उद्देश्य स्वस्थ समाज। प्रश्न का विषय, कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर शरीर के किस भाग में हो सकता है? कैंसर किस आयु में हो सकता है? क्या सभी तरह के कैंसर के कारण जाने जा चुके हैं? Good afternoon. First of all, I'm so happy today to be here talking to you. Basically, I'm really obliged to all of you that you are here. आप सब लोग इधर आए हैं और हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उसका नॉर्मल लाइफ पर बहुत कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। आपको जानकारी तो होगी कि आजकल वर्ल्ड ओवर बहुत सारी चेंजेस हो रहे हैं
और आजकल आप बीमारी के बारे में सोचेंगे तो पहला जो कॉमन बीमारी है वो हार्ट का प्रॉब्लम है। और आज के हिसाब से नंबर 2 जिससे लाइफ को खतरा हो सकता है, कैंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग, हम लोग सब वर्ल्ड ओवर लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से लोगों के दिल में थोड़ा डर बैठा हुआ है, पर जैसे टाइम चलता जाता है ये डर धीरे धीरे सब निकल जाएगा। मेन जो चीज़ है कि सबको मालूम होना मांगता है कि ये कैंसर है क्या। कैंसर तो कोई ऐसा कुछ नया कुछ सेल नहीं है। कैंसर नॉर्मल सेल्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। इसका मतलब कि हम लोगों के बदन में जो भी सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, पर इतना मल्टीप्लाई होते हैं जितना ज़रूरत है। जब भी ये रेगुलेशन नॉर्मल सेल्स पे चले जाता है तो सेल्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। कोई डिमांड के सिवाय कोई ज़रूरत नहीं है, तभी भी मल्टीप्लाई होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। ये बदन के कोई भी भाग में हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, माउथ में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, पूरे हड्डी और मसल्स में हो सकता है, अंदर के आर्गन में हो सकता है, जैसे कि लंग्स में हो सकता है, लिवर और इंटेस्टाइन में हो सकता है। तो कैंसर एक बीमारी नहीं है, मल्टीपल बीमारी है। और ये बीमारी कोई भी एज में हो सकता है। जैसे आप सोचेंगे कि ये बीमारी खाली ओल्ड लोगों को होता है, लोगों के दिल में ऐसा ख्याल है, पर ऐसा नहीं है। 1 महीने के बच्चे को भी कैंसर की बीमारी हो सकता है। तो ये बीमारी कभी भी किसको हो सकती है। बहुत सारी कैंसर ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है कि क्यों होता है, पर बहुत सारी ऐसी भी कैंसर हैं जिसके बारे में मालूम है कि ये क्यों हो जाते हैं। सारांश। कैंसर सामान्य कोशिकाओं के असामान्य तौर पर वृद्धि करने और अनियंत्रित रूप से विभाजित होने की वजह से उत्पन्न होने वाला रोग है। कैंसर शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। कैंसर किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को हो सकता है। बहुत प्रकार से कैंसर के कारण जाने जा चुके हैं। कई प्रकार के कैंसर के कारण अभी भी अज्ञात हैं। खोज जारी है। प्रश्न का विषय: कैंसर की उत्पत्ति के अनुपात की देश विदेशीय तुलना एवं अनुपातिक अंतर के कारण। कैंसर की उत्पत्ति का तुलनात्मक अध्ययन संक्षेप में बतलाएं। भिन्न भिन्न स्थानों पर कैंसर की भिन्न भिन्न उत्पत्ति की मात्रा का क्या कारण है? तो इससे पहले तो हम आपको बताएंगे कि कैंसर क्या है, ये तो बता दिया, पर ये कितना उसका महत्व है पूरे नंबर के हिसाब से। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे तो 100,000 पॉपुलेशन में 400 लोगों को कैंसर होता है। इंडिया में देखेंगे तो 100,000 लोगों में से 100 को बीमारी होता है कैंसर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि ये बीमारी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, जैसे कि आप देखेंगे वेस्टर्न कल्चर बहुत अलग सारी कल्चर है, बहुत नेचर से दूर है, तो उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है। और जो रिलेटिवली पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उधर कैंसर कम मात्रा में होता है। तो ये, और अगर आप देखेंगे इंडिया में भी, इंडिया में ज़्यादा कैंसर किधर होता है? सिटीज़ में। आप देखेंगे कि कलकत्ता, बॉम्बे, मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मद्रास,
कैंसर बहुत मात्रा में होता है, पर अगर आप विलेजेस में जाएंगे तो कैंसर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसका मतलब यही हुआ कि सिटी में कुछ तो है जो ये बीमारी ज्यादा कर लेता है। ये क्या चीज है? इसको हम लोग बोलते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। हम लोगों के लाइफस्टाइल, जैसे हम सिटी में रहते हैं, बहुत अलग है जैसे लोग रहते हैं विलेजेस में। आप देखेंगे क्या डिफरेंट है सिटी में। हम लोगों का खान पीन एकदम डिफरेंट है। आप जाइए विलेजेस में, आप देखेंगे कि उधर बहुत सादा सा खाना पीना खाते हैं। सब्जी खाते हैं, कुछ रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, और ये सब्जी वगैरह जो भी आता है वो डायरेक्ट खेतों से आता है और वो खा लेते हैं। अब देखिए हम लोग क्या खाते हैं सिटीज में। खाना आता है कम से कम 50 माइल दूर से, 100 किलोमीटर दूर से, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। वो शायद सिटी में तो 8 दिन के बाद ही पहुंचता है, फिर रिटेल में जाके उसको बेचा जाता है और तभी तक उसको प्रिजर्वेटिव देके उसको फ्रेश रखा जाता है। तो ये भी बहुत एक सिटी का लाइफ में ये पार्ट है कि हम लोगों को, क्योंकि नज़दीक तो किधर भी खेती बाड़ी नहीं है कि उधर सब्जी बने, तो दूर से ही आता है खाना पीना। दूसरी बात है कि सिटी में लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो जाता है। जैसे आप देखेंगे विलेजेस में लोगों को पानी लेने के लिए कभी कभी 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सब लोग उसमें बिजी होते हैं, चलते रहते हैं, कुछ भी मांगता है उनको चलना पड़ता है। सिटी में चलने का ख्याल तो बहुत रेयरली आता है। इधर यहाँ तो लोगों के पास कार है, या ट्रेन है, या बस है, जैसे घर से निकले और रिक्शा या बस में चले जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, लोग बहुत बिजी हैं। और या बस में जाके ऑफिस में काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, थके हुए होते हैं, खाना खा के लेट जाते हैं। किसको भी एक्सरसाइज की खास इफेक्ट नहीं होता है। तो ये सब जो बातें हैं सिटी में, इनकी वजह से कैंसर ज्यादा मात्रा में होता है। और तो दूसरी बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटी में पोल्यूशन का कोई इफेक्ट इतना हो गया है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट अपना काम करते हैं कि पोल्यूशन कम होए, तभी भी सिटीज में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हम लोगों के बदन पर इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ, नेचर के दूर जाके हम रहते हैं, उसका कैंसर की मात्रा पर बहुत इम्पोर्टेंट निर्भर होता है। सारांश। विकसित देशों में कैंसर वर्तमान में 1 लाख व्यक्तियों में से 400 व्यक्तियों को ग्रसित या प्रभावित कर रहा है। भारत में कैंसर 1 लाख व्यक्तियों में करीब 100 व्यक्तियों को अपना ग्रास बना रहा है। अविकसित या विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में कैंसर कम प्रभावशाली है। कैंसर गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक देखा जाता है। जीवन शैली या जीवन पद्धति का अंतर कैंसर के भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग मात्रा में होने का प्रमुख कारण है। भिन्न भिन्न जगहों पर जीवन शैली का अंतर निम्न विषयों में देखा जाता है। खान पान का अंतर, प्रमुखतः खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता, उन्हें बनाने के तरीके एवं संरक्षित रखने के उपायों तरीकों का अंतर, शारीरिक श्रम या व्यायाम का दैनिक जीवन में महत्व या स्थान, वातावरण में प्रदूषण की मात्रा एवं प्रकृति से नजदीकी या दूरी इत्यादि जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। प्रश्न का विषय, कैंसर के प्रमुख प्रकार एवं उनके कारण। पुरुष तथा स्त्री वर्ग में कैंसर को
प्रमुखतः शरीर के किन हिस्सों या अंगों में होते देखा गया है? इनका प्रमुख कारण क्या है? बाकी दूसरी भी बात है कि कौन से कैंसर्स ज्यादा होते हैं। मेल्स, अगर आप मेल्स में देखेंगे तो कॉमन कैंसर इंडिया में कौन सा है? कॉमन कैंसर इंडिया में है माउथ कैंसर, माउथ, थ्रोट और लंग, इसोफेगस। ये कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है इंडिया में, और इसका जो मेन कारण है कि जैसे माउथ, थ्रोट और इसोफेगस में टबैको यूज़ का मेन कारण माना जाता है। जो लोग टबैको खाते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। एक ज़्यादा में ज़्यादा वर्ल्ड ओवर इसोफेगस कैंसर आपको मालूम होना चाहिए होता है नॉर्थ ईस्ट में। उधर माना जाता है कि उधर हाईएस्ट इंसिडेंस है वर्ल्ड ओवर, और रीज़न उसका बहुत सिंपल है कि अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में उधर हर एक लोग बचपन से पान, सुपारी, टबैको ये खाना चालू कर देता है। कोई भी मेहमान जब भी घर में आता है उनको पहले ये दिया जाता है। बचपन से ये आदत पड़ जाती है लोगों को, और उधर हाईएस्ट इंसिडेंस है इसोफेगस कैंसर का। तो आप देखेंगे कि ये जो कल्चर हम लोगों की है वो भी इससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। मेल्स में सेकंड कैंसर जो आजकल देखा जाता है लंग कैंसर। लंग कैंसर नंबर 2 कैंसर है, और ये भी रिलेटेड है दो चीज़ों से। रिलेटेड है टबैको स्मोकिंग, जिससे लंग कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और दूसरा है पोल्यूशन। जो भी प्लेस में, सिटी में पोल्यूशन ज़्यादा है उधर लंग कैंसर हाईएस्ट होता है। आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में लंग कैंसर नंबर 1 है। उधर लोग टबैको नहीं खाते हैं, तो माउथ कैंसर बहुत कम मात्रा में होता है, और लंग कैंसर बहुत ज़्यादा है उधर, क्योंकि उधर तो लेडीज़ भी सिगरेट पीते हैं और कार्स वगैरह का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से यूएसए में या तो यूरोप में लंग कैंसर इज नंबर 1 कैंसर। तो ये सब चीज़ें जो हमने अभी आपको बताया, ये कैंसर के कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। और भी एक चीज़ होता है एस्बेस्टॉस। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में लोग एस्बेस्टॉस यूज़ करते हैं, और जो लोग वो एरिया में जिधर एस्बेस्टॉस की फैक्ट्रीज होते हैं जो रहते हैं, उनको लंग कैंसर बहुत कॉमन मात्रा में होता है। इसका रीज़न ये है कि एस्बेस्टॉस जब ये इनहेल होता है तो वो लंग में जाके पकड़ लेता है और उधर कैंसर का इफेक्ट पैदा करता है। तो आजकल तो यूएसए में तो एस्बेस्टॉस पर एकदम बैन लगा दिया है, पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अभी भी एस्बेस्टॉस का बहुत यूज होता है। ऐसे आप और देखेंगे कि मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर भी बहुत कॉमन है, ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, और ये रिलेटेड है ड्रिंकिंग, अल्कोहल से स्टमक कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर की होने की इसमें शंका होती है। फीमेल्स में जाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, नंबर 1 ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्रेस्ट कैंसर इज नंबर 1, और सेकंड कैंसर है कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, यूट्रस का कैंसर। तो ये कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। ब्रेस्ट कैंसर का भी आप देखेंगे तो सिटी में ज़्यादा है, और विलेजेस में ब्रेस्ट कैंसर बहुत लो इंसिडेंस में होता है। हम लोग मानते हैं कि बॉम्बे सिटी में 1 आउट ऑफ 28 लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम होता है, और अगर आप विलेजेस में जाएंगे तो उधर 1 आउट ऑफ 200 होता है। इतना डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है अगेन लाइफस्टाइल रिलेटेड।
और क्या लाइफस्टाइल डिफरेंट है विलेजेस में और सिटी में। लेडीज़ के लिए बहुत डिफरेंस है। एक तो लेडीज़ का मैरिज और फर्स्ट चाइल्ड ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर फर्स्ट चाइल्ड 25 इयर्स के बाद हुआ तो कैंसर का मात्रा 10 टाइम्स मोर है अगर फर्स्ट चाइल्ड 25 इयर्स के एज से पहले हुआ। आपको तो अभी सब देखते हैं कि सिटीज़ में 25 के एज में तो कोई मैरिज का सोचता भी नहीं है। सब लेडीज़ पढ़ाई में बिजी है, अपने काम में बिजी हैं और 30 के पहले तो शादी का विचार भी नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर यूएसए में 1 आउट ऑफ 8 है, इतना ज़्यादा होता है। उसका कारण भी यही है, उधर फर्स्ट चाइल्ड एवरेज एज of the ladies at the time of first child is around 42 और ये एज और भी बढ़ सकता है। एवरेजली 30 के बाद ही उधर मैरिज होता है और शायद वो 35 के एज में पहले चाइल्ड को बर्थ देते हैं। तो उसके लिए उनका ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो ब्रेस्ट कैंसर को महत्व देता है कारण है पीरियड ऑफ लैक्टेशन, बच्चे को कितना टाइम दूध पिलाते हैं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी 6 महीने का लीव देता है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग खाली 6 महीने का ही होता है सिटी में। और जिधर यूएसए में बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में तो 1-2 महीने का मुश्किल से होता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है। अब विलेजेस में जाएंगे तो उधर आप देखेंगे कि 2-2 बरस तक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो उधर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम है। तीसरी जो चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी उतना कम मात्रा में ब्रेस्ट कैंसर होता है। पर अगेन वेस्टर्न कंट्रीज या सिटी में इधर लेडीज़ को फिजिकल एक्टिविटी का कोई मौका ही नहीं मिलता है। वो लोग सुबह से घर में बिजी होते हैं, खाना पका के कार में या बस में या ट्रेन में जाके ऑफिस में बैठते हैं, सारा दिन काम करते हैं, थक कर घर में आ जाते हैं और फिर खाना पकाने के लेट जाते हैं। ये लाइफ है उनका, इसमें फिजिकल एक्टिविटी का कुछ है ही नहीं। विलेजेस में जाओ, लेडीज लोगों को सुबह को जल्दी उठ के इधर उधर से जाना पड़ता है, सब्जी लेके आना पड़ता है, जो भी कुछ है पानी लेके आना पड़ता है, दूर दूर वो चलते हैं। तो उससे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो उधर ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम है। तीसरा जो चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों का खान पीन। सिटी लाइफ में हम लोग फैट ज़्यादा ले लेते हैं और हाई फैट डाइट इस एक कारण है जिससे ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ देखेंगे तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हो रहा है और विलेजेस में अभी भी बहुत कम मात्रा में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर ये कारण हम सब सोचेंगे तो हम शायद एफर्ट करके ब्रेस्ट कैंसर को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है। ऐसा हम लोगों को लगता है कि अभी सिटीज़ में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, आउट ऑफ 28 लेडीज़ 1 लेडी को हो रहा है। पर जैसे हम लोग अपना लाइफस्टाइल और चेंज करते जाएंगे और वेस्टर्न कल्चर एक्वायर करेंगे तो हमको लगता है कि ये टाइम दूर नहीं है जब हम लोगों में भी लेडीज़ को कैंसर 1 आउट ऑफ 8 होएगा। तो ये होने के पहले हम लोगों को ये जानकारी सब कुछ लेके कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने
आदतों को, अपनी हैबिट्स को, अपने खान पीन को चेंज करें, तो उस चेंज से हम लोग इतना बड़ा फिर मात्रा में कैंसर नहीं हो पाएगा। लेडीज़ में और एक कैंसर और भी कॉमन होता है, सर्वाइकल कैंसर। हम लोग बोलते हैं यूट्राइन सर्विक्स कैंसर। ये बहुत कॉमन है, पर्टिकुलरली ये कॉमन है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। ये यूट्राइन का कैंसर इफेक्ट उन लेडीज को होता है जिनको मल्टीपल पार्टनर्स हैं और लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है और उनके पास जेनिटल हाइजीन का बहुत सारा कुछ महत्व जो नहीं रखते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिधर प्लेस में पानी की सहूलियत इजीली अवेलेबल नहीं है तो उधर सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जेनिटल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम लोग सर्वाइकल कैंसर कम कर सकते हैं। आजकल तो ऐसा दिखने में आता है कि सिटीज़ में जिधर प्राइवेसी है और वाटर की शॉर्टेज नहीं है, उधर सर्वाइकल कैंसर बहुत कम मात्रा में होता है। और जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ में सर्वाइकल कैंसर बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि उनके पास और उनके लिए सर्कमसिशन बहुत कॉमन हो जाता है, कंपलसरी है। तो उसके लिए उनकी जेनिटल हाइजीन, मेल्स की जेनिटल हाइजीन बहुत अच्छी होती है, तो सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है। तो ये सब देखकर हम लोगों को लगता है कि जेनिटल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट वे है दैट वी कैन प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं कैसे? अगर हम सबको सिखाएं कि जेनिटल हाइजीन का पहले से ही केयर ले, तो उसे इंसिडेंस ऑफ जेनिटल कैंसर बहुत लो हो जाएगा। आजकल तो ऐसा भी है कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन निकाला है, और ये वैक्सीन है वायरस वैक्सीन। वो वायरस को जाके एकदम ख़त्म कर देता है, और यही वायरस है जो अनहाइजीनिक कंडीशन में ग्रो होता है, और उसकी वजह से आजकल ये वैक्सीन सब यंग गर्ल्स को लगाते हैं, तो उससे फ्यूचर में उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होएगा। तो सर्वाइकल कैंसर में तो बहुत कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज में सर्वाइकल कैंसर तो ऑलमोस्ट निल हो गया है। उसका रीज़न यही है कि उनके पास सब कुछ सहूलियत है, जिससे वो अपना जेनिटल हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जैसे हमने आपको बताया कि लेडीज़ में सर्वाइकल कैंसर भी नंबर 2 कैंसर है, और उसको मेन जो कारण है एक वायरस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और ये वायरस अगर पूरा प्राइवेट पार्ट्स का सफाई है तो ये वायरस उधर रह नहीं सकेगा। अगर प्राइवेट पार्ट्स का सफाई नहीं होता है अच्छी तरह, तो ये वायरस मल्टीप्लाई होता है और अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर, यूट्रस के माउथ का कैंसर बन जाता है। तो आजकल ये कैंसर, क्योंकि सिटीज़ में एजुकेशन है और पानी, वाटर वगैरह भी है और प्राइवेसी भी है, तो इसकी वजह से जेनिटल हाइजीन या प्राइवेट पार्ट का सफाई बहुत अच्छी तरह हो रहा है। आप देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये सब चीज़ें हैं, तो उधर सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस मात्रा बहुत कम हो गया है। तो इस सब से हमको मालूम पड़ता है कि प्राइवेट पार्ट की बोथ मेल्स और फीमेल्स में
सफाई रखना बहुत ज़रूरी है और उससे सर्वाइकल कैंसर की मात्रा बहुत कम हो सकती है। सारांश। मुख, गले एवं भोजन नली के कैंसर का प्रमुख कारण मुंह में तंबाकू चबाना है। तंबाकू का उपयोग गुटखा, खैनी, जर्दा, नस्सी आदि कई रूपों में होता है। फेफड़े के कैंसर का प्रमुख कारण तंबाकू का धुएं के रूप में सेवन करना है, जैसे सिगरेट, बीड़ी, हुक्का आदि द्वारा। फेफड़े के कैंसर के अन्य प्रमुख कारण प्रदूषण की अधिकता एवं एस्बेस्टस से संबंधित सुरक्षा के उपायों को न मानना है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड पुरहस्त ग्रंथि के कैंसर का प्रमुख कारण शराब या मद्य का सेवन है। स्त्री वर्ग में स्तन कैंसर का प्रमुख कारण विवाह या पहले बच्चे के होने में ज्यादा देरी का होना, अपने बच्चे को स्तनपान कम अवधि तक करवाना, शारीरिक श्रम या व्यायाम का अभाव एवं अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन है। स्त्री वर्ग में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का प्रमुख कारण पुरुष या स्त्री द्वारा गुप्तांगों की साफ सफाई का ध्यान न रखना, जो प्रायः आर्थिक या सामाजिक रूप से विपन्न उन लोगों में पाया जाता है जो पानी या एकांत जगह की किल्लत वाली जगहों पर रहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति से शारीरिक संबंध भी सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। प्रश्न का विषय खान पान संबंधित। खान पान से संबंधित सुधार करने लायक बुरी आदतों पर प्रकाश डालें। दूसरा, जो कैंसर्स होते हैं उनके भी कारण होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि मेन कारण क्या है, हैबिट्स है। हैबिट जैसे स्मोकिंग, टेकिंग पान, टबैको बहुत अच्छा मतलब एकदम कारण है, इम्पोर्टेंट कारण है जिससे कैंसर होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हाई फैट डाइट, ये भी एक कारण है। तीसरा है कि हम लोग क्या खाते पीते हैं, उससे भी कैंसर के इंसिडेंट्स पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देखेंगे जापान में स्टमक कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है। जापान का स्टमक कैंसर वर्ल्ड ओवर फेमस है। क्यों ज्यादा हो रहा है? वो लोग फिश खाते हैं, फ्रेश फिश खाते हैं, पर फ्रेश फिश तो बहुत मुश्किल से उनको मिलता है। तो फिश को सॉल्ट में डाल के फ्रीज कर देते हैं और जब भी दिल चाहा वो खाते हैं। और जब ये फ्रीज करते सॉल्ट में रखते हैं तो ये सॉल्ट नाइट्रोसोअमाइन बन जाता है, वो कार्सिनोजेनिक है, उससे कैंसर होता है। तो वो खाने से उनको स्टमक का कैंसर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इंडिया में भी गैस्ट्रिक कैंसर, स्टमक का कैंसर साउथ में बहुत ज्यादा हो रहा है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बहुत गैस्ट्रिक कैंसर हो रहा है। उसका कारण क्या है? लोगों ने दिखाया है कि बोथ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोग पिकल खाते हैं और ये पिकल भी प्रिजर्व होता है सॉल्ट में, और जितना लंबा टाइम रखा पिकल को उतना अच्छा माना जाता है, टेस्टी होता है। तो ये जो सॉल्ट पिकल में होता है वो भी कार्सिनोजेनिक बन जाता है, हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोअमाइन, और उसकी वजह से गैस्ट्रिक कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये जगहों पर होता है। तीसरा जो है कारण जिससे कोलोन कैंसर होता है कि लोग जो खाली नॉन वेज फूड खाते हैं, वेजिटेरियन वो टच भी नहीं करते हैं। आप देखेंगे, आप अगर बांग्लादेश में कभी गए तो उधर लोग नॉन वेज फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। उनको इतना मालूम नहीं है कि फ्रूट्स खाने का है। हम जब ये बांग्लादेश में गए थे तो बोला जो लोग उधर फ्रूट खाते हैं तो लोग उससे पूछते हैं कि आप बीमार है क्या कि फ्रूट खाते हैं? नॉर्मल आदमी फ्रूट खाता ही नहीं। तो उसकी वजह से उधर कोलोन कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है
कि नॉन-वेज फूड के साथ भी अगर हम वेजिटेरियन फूड और वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, सलाद ये सब खाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर डाइट, तो उससे जो टॉक्सिन्स होते हैं कोलन में वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से कोलन कैंसर का मात्रा बहुत कम हो सकता है। सारांश। नमक में अधिक समय तक संरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। इसके सेवन से पेट का या गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है। अत्यधिक मांसाहार ना करें। शाकाहार अपनाने की चेष्टा करें, चाहे आप मांसाहारी हों या शाकाहारी। अपने भोजन में फाइबर डाइट्स जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां एवं सलाद अवश्य शामिल करें। अत्यधिक मांसाहार से कोलोन यानी मलाशय के कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। प्रश्न का विषय: कैंसर के होने या ना होने संबंधित जांच। उचित अंतराल या समय पर जांच करवाने से क्या कुछ प्रकार के कैंसर का समय रहते पता चल सकता है एवं परिणाम स्वरूप इनसे बचा जा सकता है? दूसरा चीज जो है, ये सब हम लोगों को मालूम है कि कैंसर को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, मगर तभी भी कैंसर कभी हो जाता है। कैंसर होता है तो हम लोग क्या करें? हम सबको मालूम है कि कोई भी बीमारी में अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैंसर हो भी जाता है तो उसको हम जल्दी पकड़ लें, जल्दी उसका डायग्नोस करें और जल्दी ट्रीटमेंट करें, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? एक तो फायदा मिलेगा कि वो क्योर हो जाएगा अर्ली स्टेज में। दूसरा फायदा मिलेगा कि जो उनका ट्रीटमेंट है वो भी इजी होएगा। और तीसरा फायदा ये है कि उसमें जो एक्सपेंडिचर आएगा वो भी बहुत कम होगा। जैसा बीमारी ज़्यादा हो जाता है, स्टेज 4 में पहुंच जाता है, तो वो टाइम पर ट्रीटमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ट्रीटमेंट के रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते हैं और ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो आप सब लोग ये देखेंगे तो अर्ली डायग्नोसिस से बहुत सारा बोझ निकल जाएगा। और अर्ली डायग्नोसिस कैसे करें? अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए हम लोगों को अगेन अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे लेडीज में कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर। दोनों कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस बहुत इजी है। कैसे हम लोग इसको इजी कर सकते हैं? अगर हम सब लेडीज को सिखाएं कि एक तो अपने ब्रेस्ट का हर महीने या 3 महीने में सेल्फ एग्जामिनेशन करें, और अगर उनको कभी मालूम पड़ता है कि कुछ गांठ है तो डॉक्टर को जाके दिखाने का। दूसरा है कि 40 बरस के बाद हम लोग बोलते हैं कि सब लेडीज को साल में एक बार मैमोग्राफी करने का, तो उससे भी बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। यूट्राइन कैंसर के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पैप टेस्ट, PAP टेस्ट। इसमें यूट्राइन सर्विक्स के, यूट्राइन के माउथ से हम लोग थोड़ा स्मीयर लेते हैं और उसका माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। उससे भी मालूम पड़ जाता है कि कैंसर हो रहा है कि नहीं। इससे कैंसर हमको मालूम पड़ता है 3-4 बरस पहले, एग्जैक्ट कैंसर होने के पहले 3-4 बरस पहले स्मीयर से मालूम पड़ जाता है, पैप टेस्ट में मालूम पड़ जाता है। तो वो टाइम पर अगर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। तो ये चीज़ें हैं जिससे हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस से बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है। मेल्स में हम लोग देखते हैं कि माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, इसोफेगस कैंसर बहुत कॉमन है। तो जो भी लोग पान, सुपारी, टबैको यूज़ करते हैं, तो स्मोक करते हैं, उनको 25 बरस के बाद
साल में एक बार ईएनटी या थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना पूरा चेकअप करना चाहिए। और ये चेकअप के लिए खाली 5-10 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक एक्सरे भी हो जाएगा। तो क्रॉनिक स्मोकर्स के लिए एक्सरे हर बरस करना बहुत ज़रूरी है। यूएसए में तो आजकल उन्होंने अर्ली डायग्नोसिस के लिए, लंग कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये अपना रिकमेंडेशन दिया है कि जो भी लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, 30 ईयर्स से ज़्यादा उन्होंने स्मोक किया है, उनको हर बरस एक चेस्ट का सीटी स्कैन करना चाहिए। तो इसकी वजह से वो लोग बहुत जल्दी कैंसर, लंग कैंसर का डायग्नोस कर पाते हैं और उससे लंग कैंसर क्योर हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो सब लोगों को जानकारी है कि ये कैंसर्स हम लोग जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं। और एक कैंसर है जो मेल्स में पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। ये प्रोस्टेट कैंसर एज रिलेटेड है। जैसे हम लोगों का लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ता है, वैसे प्रोस्टेट कैंसर का होना भी, चांसेस भी बढ़ता है। तो हाईएस्ट इंसिडेंस ये किधर है दुनिया भर में? हाईएस्ट इंसिडेंस जापान में है, क्योंकि जापान में एवरेज एज, पब्लिक का एवरेज एज है 85 इयर्स, एवरेज एज है। उधर आपको बहुत सारे ओल्ड लेडीज, ओल्ड मेल्स मिलेंगे। तो उसमें मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुत हाईएस्ट है। पर उधर इस सब का जानकारी है, तो उधर लोग क्या करते हैं, हर बरस 50 बरस के उम्र के बाद एक सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और इससे प्रोस्टेट कैंसर का मालूम पड़ जाता है कम से कम 4-5 बरस पहले। 4-5 बरस के बाद ही उसके सिम्टम्स आते हैं, और उसके पहले PSA टेस्ट से मालूम पड़ जाता है। और अगर वो स्टेज में मालूम पड़ गया तो 100% प्रोस्टेट कैंसर वो स्टेज में क्यूरेबल है। तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस है प्रोस्टेट कैंसर का जापान में, और उनका लोवेस्ट इंसिडेंस है कि लोगों को प्रोस्टेट कैंसर से कुछ डेथ होता है। उधर डेथ प्रोस्टेट कैंसर से होता ही नहीं है, क्योंकि उनका सब अर्ली डायग्नोस हो जाता है। इंडिया में तो अभी भी, आजकल भी प्रोस्टेट कैंसर लेट स्टेज में पाया जाता है। जब भी प्रोस्टेट कैंसर बोन्स में चले जाता है तभी डायग्नोस होता है, और वो टाइम पर उसका ट्रीटमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फायदा होता है तभी भी, पर शॉर्ट टाइम के लिए, 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस के लिए, पर लाइफ स्पैन रुक जाता है कभी। तो ये सब चीज़ें दिखाते हैं हमको कि कैसे हम लोग सिंपल टेस्ट से, सिंपल जानकारी से हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी बीमारी में, पर्टिकुलरली कैंसर के विभाग में। सारांश। उचित समय पर कैंसर की जांच के लाभ। यदि कैंसर पाया भी जाता है तो प्रारंभिक अवस्था में होने पर रोग ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इलाज अपेक्षाकृत आसान एवं कम खर्चीला भी रहता है। महिलाएं उचित अंतराल पर स्वयं स्तन परीक्षण करती रहें, ताकि किसी भी प्रकार की गांठ इत्यादि का समय रहते पता चल सके। मैमोग्राफी भी इसमें कारगर सिद्ध हो सकती है। सर्विक्स कैंसर की संभावना का पता पैप टेस्ट से भी चल सकता है। डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। अधिक जानकारी के लिए www.swasthjagriti.org पर लॉग ऑन करें। तंबाकू का सेवन करने वाले उचित समय पर ENT विशेषज्ञ से मुंह, गले आदि की जांच अवश्य करवाएं। काफी लंबी अवधि तक धूम्रपान करने वाले एक्सरे या सिटी स्कैन डॉक्टरी सलाह अनुसार समय समय पर करवाएं।
प्रोस्टेट कैंसर से बचाव व जानकारी के लिए PSA टेस्ट करवाएं। इन सभी सुझावों से संबंधित डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। अधिक जानकारी के लिए www.swasthyajagriti.org पर लॉग ऑन करें। प्रश्न का विषय: कैंसर से संबंधित मिथक या अफवाहें। कैंसर से बचाव के उपाय अपनाना हम सभी के लिए बहुत जरूरी तो है, पर कैंसर से बचाव की गारंटी नहीं। कैंसर की संभावना या हो जाने पर कुछ मिथक प्रचलित हैं। कृपया इन पर प्रकाश डालें। मिथक इस प्रकार हैं: कैंसर लाइलाज रोग है। कैंसर यानी मौत, बायोप्सी नहीं करवानी चाहिए, इससे रोग फैलता है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को खान पान में बहुत भारी फेरबदल करना पड़ता है। कैंसर के इलाज में बेहद दर्द एवं कई पार्श्विक प्रतिक्रियाएं यानी साइड इफेक्ट होते हैं। कैंसर की चरम अवस्था में या जब यह लाइलाज हो जाता है, मरीज को अतीव दर्द आदि से छुटकारा नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज जो हम आपको बताना चाहेंगे कि कैंसर एक तो प्रिवेंटेबल डिजीज है, दूसरा कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है। दो चीज तो बता लिया। तीसरा जो है कि कैंसर ट्रीटेबल डिजीज है। लोगों के मन में ये बहुत मिथ है। वो क्या सोचते हैं, कोई भी लोगों को कभी डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर है तो वो सोचता है कि अभी हमारी जिंदगी खत्म है। आजकल ऐसा नहीं है। बच्चों में जो कैंसर होता है वो 80% बच्चे लोग पूरा कंप्लीट क्योर हो जाते हैं और हम लोग नॉर्मल लोगों के जैसा रहते हैं। ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया है। हम लोगों के पास अच्छी कीमोथेरेपी है, अच्छे सर्जन्स हैं जो सर्जरी करके ट्यूमर को निकाल देते हैं। बहुत न्यू टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी मशीन्स है जिससे हम लोग खाली ट्यूमर को ही रेडियोथेरेपी देते हैं और आजू बाजू वाले जो भी ऑर्गन हैं उनको अच्छी तरह सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सब ट्रीटमेंट का भी बहुत महत्व है और ट्रीटमेंट राइट टाइम में देना चाहिए और राइट ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसके लिए आजकल ऑलमोस्ट सब सिटीज़ में, मेजर सिटीज़ में तो ट्रीटमेंट कैंसर सेंटर्स हैं जिधर आपको अच्छी तरह ट्रीटमेंट मिल सकता है और क्योर हो सकता है। तो हम तो लोगों को ऐसा बोलेंगे कि कैंसर को प्रिवेंट करने का कोशिश करो और कभी हो भी जाता है तो उसको अर्ली डायग्नोसिस करो और जब भी डायग्नोस हो गया तो उसका अच्छी तरह ट्रीटमेंट ले लीजिए और अपने को छोड़ नहीं देने का। कभी ऐसा नहीं सोचने का कि कैंसर हो गया है तो उसमें अभी लाइफ नहीं बच सकती है। ऐसा कोई कारण नहीं है। हम लोगों के पास पेशेंट्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट, यूट्राइन कैंसर के पेशेंट, जो लोग ट्रीटमेंट से एकदम लंबा लाइफ रह सकते हैं। आजकल तो हम लोग ब्लड कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करते हैं, उससे 80% लोग एकदम परमानेंट क्योर हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सब एरिया में बहुत कुछ इंसान आगे चल चुका है, जिसमें जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आए हैं उससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि कैसा ट्रीटमेंट करने का और कैसा रिजल्ट को इम्प्रूव करने का। एक दूसरा मिथ जो लोगों में है, वो सोचते हैं कि जब भी लोग हमारे पास आते हैं तो ट्यूमर दिखाई देता है तो वो बोलते हैं नहीं, हमको उसका पीस नहीं निकालने का है। पीस क्यों नहीं निकालने का है? वो सोचते हैं कि पीस निकालने से बीमारी फैल जाएगा। ये बात बहुत गलत बात है, क्योंकि जब तक पीस नहीं निकालेंगे, उसका डायग्नोज नहीं करेंगे, तभी तक ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से सारे वर्ल्ड में बायोप्सी हो रहा है, होता रहेगा और उससे डरने की कोई बात नहीं है। तीसरा जो मिथ है लोगों के मन में, खान पीन में, उनको कैंसर होता है तो बहुत सारी चीज छोड़ देते हैं। वो कभी कोई आके बोलता है कि नहीं, हम लोग शुगर नहीं खाएंगे, कि दूध नहीं पिएंगे। कोई तो लोग ऐसा बोलते हैं सफेद चीज नहीं खाने का,
तो ये सब मिथ्स है। खान पीन में कोई रुकावट नहीं है, नॉर्मल खाना पीना खाना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और जिससे आपका इम्यूनिटी, आपका बॉडी बरोबर अच्छा रहे। तो खान पीन में कोई रेडिकल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लेने का, और जो अच्छी चीज़ें हैं, क्लीन फूड है, वो भी ज़्यादा, सफाई वाला खाना ज़्यादा लेने का। और जो एक मिथ लोगों के मन में है कि अगर हम लोग कीमोथेरेपी लेंगे तो उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत दर्द होता है। तो कीमोथेरेपी से कोई तकलीफ होए, ज़्यादा तकलीफ होए, ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल अगेन अच्छी दवाइयाँ हैं। आगे लोगों को कीमोथेरेपी के बाद बहुत उल्टी होता था, आजकल तो उल्टी का सवाल ही नहीं है। आगे ब्लड काउंट लो हो जाता था, आजकल वो भी नहीं होता है। तो आप देखेंगे तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो गया है, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी बहुत अच्छी तरह लोग ले सकते हैं। तो ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि कैंसर तो जैसे दूसरी बीमारी है वैसे ही बीमारी है, जैसे कि ये प्रिवेंटेबल भी है, ये अर्ली डायग्नोसिस भी हो सकता है, जिसमें ट्रीटमेंट जब भी बीमारी हो जाए तो उसका अच्छा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। दूसरा जो चीज़ है कि कोई लोग ऐसा स्टेज में आते हैं कि फिर उनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे 5-10% लोग आते हैं, पर उनके लिए भी निराशा की बात नहीं है। हम लोगों के पास पूरा उसका भी ट्रीटमेंट है। हम उसको बोलते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट के बाद जब जो भी लाइफ है उनके लिए वो अच्छी तरह बीत जाए, उनको कोई तकलीफ नहीं हो जाए, उसके भी पूरे साधन हैं। तो इसकी वजह से जो लोगों को बहुत एडवांस डिजीज़ है, अनट्रीटेबल डिजीज़ है, उनको भी हम लोग कंफर्ट ऑफ द लाइफ दे सकते हैं। सारांश। कैंसर का इलाज जरूरी है। कैंसर लाइलाज रोग नहीं है। बायोप्सी रोग नहीं फैलाती है। रोग की सही जानकारी के लिए डॉक्टरी सलाह अनुसार बायोप्सी अवश्य करवाएं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को संतुलित आहार, जिसमें फल आदि की प्रचुरता हो, लेना चाहिए। चिकित्सीय एवं तकनीकी उन्नति एवं निरंतर की जा रही शोध आदि के कारण कैंसर की दवाओं के साइड इफेक्ट्स कम हो रहे हैं एवं इसके और भी प्रयास किए जा रहे हैं। कैंसर की चरम अवस्था में या लाइलाज होने पर पैलिएटिव ट्रीटमेंट या दर्द आदि में राहत हेतु दवाएं दी जाती हैं। प्रश्न का विषय: कैंसर होने के संभावित लक्षण। कैंसर होने के किन किन संभावित लक्षणों के प्रकट होने पर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए? ये सब चीज़ देख के ऐसा लगता है हमको कि कैंसर कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर हम चाहें कि अच्छी तरह अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में और लोगों को सावधानी दें कि कौन सा चीज़ में लोग एटलीस्ट कैंसर को रूल आउट कराएं। अगर वो देखें कि माउथ में कुछ अल्सर है जो 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने में हील नहीं होता है, टंग पर या बक्कल म्यूकोजा में, अगर आवाज़ चेंज हो जाता है, अगर खांसी होता है और खांसी में खून निकला, अगर बदन के किसी भी भाग में कोई गांठ बन जाए, ब्रेस्ट में कोई गांठ बन जाए, या तो उल्टी में खून आ जाए, या मोशन में खून निकले, ब्लैक मोशन हो जाए, तो ये सब है जिसमें शक पड़ता है कि ये कैंसर हो सकता है। इसका मतलब नहीं है कि ये कैंसर है, पर इसका मतलब यही है कि कैंसर को रूल आउट करने का।
अगर ऐसा करेंगे हम लोग तो कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस होने में बहुत अच्छा काबू में पा सकते हैं। सारांश। मुंह में घाव या छाला जो जल्द ठीक ना हो, कफ के साथ खून का आना, उल्टी के साथ खून आना, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ बनना या काले दस्त होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। विद्यार्थियों एवं रोजगार के लिए वाहन चालकों के लिए विशेष संदेश। स्कूल, कॉलेज एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से विशेष निवेदन एवं आग्रह। हमारे हिसाब से कैंसर कैसा रोका जाता है? कैंसर रोका जाता है जब इस सब पॉपुलेशन में इसके बारे में जानकारी मिले, और हमारे हिसाब से अगर ये जानकारी स्कूल चिल्ड्रेन, कॉलेज चिल्ड्रेन को मिले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही लोग हैं जो फ्यूचर में हम लोगों का पूरा कंट्री चलाएंगे। तो इनको ये जानकारी बहुत ज़रूरी है इनके लिए कि उनके हेल्थ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अपने हैबिट्स, अपने लिविंग स्टाइल, अपने खान पीन का तरीका वो कंट्रोल करके रखें, कि वो लोग टबैको का यूज करने का से बहुत दूर रहें। कोई भी चीज में, अगर पान में टबैको है, अगर ऐसा ही जो कोई लोग बोलते हैं कि हम लोग दांतों को सफा करते हैं टबैको डाल के, उसका क्या है, वही टबैको लोकली इफेक्ट करता है। फिर गम्स का कैंसर बहुत ज्यादा होता है उनको, कि टबैको का यूज अगर हम बंद कर दें, अगर बच्चों को मालूम पड़ जाए कि टबैको से इतने सारे कैंसर होते हैं और वो लाइफ को खतरा दे सकते हैं, तो वो टबैको के नज़दीक ही नहीं जाएंगे। अगर हम उनको सिखाएं कि वो लोग ज़्यादा खाना जो बहुत प्रिजर्वेटिव से के साथ है वो ज़्यादा नहीं यूज़ करें, तो वो भी अच्छी बात है, उससे भी कैंसर की मात्रा कम हो सकती है। अगर हम उनको सिखाएं कि वेजिटेरियन, नॉन वेज जो भी है खाना, उसमें वेजिटेरियन ज़रूर खाएं, फाइबर डाइट ज़रूर लें, तो उससे भी बहुत सारे पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन का कैंसर कम मात्रा में हो जाएगा। तो ये सब है कि हम लोग मानते हैं कि कैंसर एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, और ये सब हम लोगों के हाथ में है कि हम इसको प्रिवेंट करें। इसके सिवाय जो लोअर क्लास के लोग हैं, जैसे कि रिक्शा वाले, और ये इनको लोगों को बहुत एम्प्टी टाइम होता है जो भी काम करने के टाइम पर, तो वो टाइम पर वो लोग बहुत सारी आदतें एक्वायर कर लेते हैं। जैसे वो तो बीड़ी पीते हैं और टबैको की प्लेस में वो छेनी वो हाथ में ये बना के वो खा लेते हैं, और दूसरा ये लोग रात को या शाम को अल्कोहल भी बहुत यूज़ करते हैं। तो ये तीनों चीज़ों से अल्टीमेटली कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ सकता है। तो हम लोगों का ये एफर्ट होना चाहिए सब लोगों को बताने का कि ये चीज़ों में बहुत खतरा है, और ये चीज़ों से बहुत सारे कैंसर जैसे माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, इसोफेगस कैंसर हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अवेयरनेस इज द की टू कैंसर को रोकने के लिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस कभी शुरू होना चाहिए? अवेयरनेस शुरू होना चाहिए बच्चों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, क्योंकि उधर ही है जो ये हैबिट बनती है, और फिर लेटर ऑन वो हैबिट को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों को ये जानकारी बच्चों को देना चाहिए, टीचर्स को देना चाहिए, और उनके लिए, बच्चों के लिए ये कुछ लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कि जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी संस्थाएं हैं, जो जैसे कि आपने देखा स्वास्थ्य जागृति संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके साथ मिलके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल
अगर बच्चों को एक्सपोज करेंगे कि कैंसर को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, तो हमारे हिसाब से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनके दिल में आ जाएगा कि स्मोकिंग, टबैको और ड्रिंकिंग अल्कोहल इज नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं है। तो उनके दिल में पहले से ही ये धारणा हो जाएगी। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चों का बात पेरेंट्स लोग कभी ना नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। तो अगर उनके घर में कोई स्मोक करता है, कोई पान टबैको यूज करता है, तो उसको भी ये बच्चे लोग जाके ये आदत निकाल सकते हैं। और यही तरीके से हम लोग अच्छा जानकारी देके सबको ये बैड हैबिट्स के लिए पूरा प्रिवेंशन करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। संस्थाएं ये भी काम करते हैं कि कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में जिधर बहुत सारे लोग काम करते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उधर अगर इंटरेक्शन करेंगे, अगर ये संस्थाएं जैसे कि स्वास्थ्य जागृति संस्थान है, अगर वो कॉरपोरेट वर्ल्ड में ये लेक्चर्स अरेंज करेंगे जिससे लोगों को जानकारी मिले कि कैसे हम लोग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरे भी मीडियम हैं जैसे टीवी मीडियम है, रेडियो मीडियम है, जो हर घर तक इंडिया में पहुंच सकता है। तो उससे धीरे धीरे लोगों को बहुत अच्छी तरह जानकारी मिल जाएगी। और हमको लगता है कि जानकारी मिलने के बाद लोग ज़रूर अपना जो भी जीवन का टाइम है वो अच्छी तरह बिता सकेंगे, क्योंकि वो लोग जो टबैको का यूज़ है, अल्कोहल का यूज़ है, धीरे धीरे ये यूज़ कम हो जाएगा और अल्टीमेटली कैंसर की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। तंबाकू का सेवन विद्यार्थीगण बिल्कुल भी ना करें। जर्दा, गुटखा, खैनी, नस्सी, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी रूप में तंबाकू का बिल्कुल भी उपयोग ना करें। शराब बिल्कुल भी ना पिएं। फल, हरी सब्जियां, सलाद एवं शाकाहारी भोजन लें। अधिक वसायुक्त भोजन या अत्यधिक संरक्षित भोजन का त्याग करें। रिक्शा चालक, टोटो, ऑटो, टैक्सी एवं ट्रक ड्राइवरों से नम्र निवेदन है कि आप मुंह, गले, भोजन नली, फेफड़े, ब्लैडर, प्रोस्टेट कैंसर से बचाव के लिए तंबाकू एवं शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। स्कूल, कॉलेज एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से गुजारिश है कि वे अपने कर्मचारियों, अफसरों, शिक्षकों एवं भारत के भविष्य विद्यार्थियों में कैंसर से बचाव के उपायों के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान करें। सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं भी इस पुनीत कार्य में एसजेएस का सहयोग करें। प्रश्न का विषय: कैंसर से बचाव के तरीकों के प्रचार का समाज पर प्रभाव। कैंसर से बचाव के उपायों को अपनाकर इससे किस हद तक बचा जा सकता है? क्या इसके प्रचार प्रसार का समाज पर प्रभाव देखा गया है? तो अगर आप सब ये ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैंसर तो एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। ऐसा कोई लोगों के ख्याल में नहीं आता है। वो सोचते हैं कैंसर कभी भी किसको हो सकता है, पर ये प्रिवेंटेबल डिजीज है। आजकल तो WHO ने ऐसा डेटा दिखाया है कि अगर आप खाली टबैको यूज़ बंद कर देंगे दुनिया भर में, अगर टबैको का यूज़ 0 हो गया तो कम से कम 40% कैंसर निकल जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों के पॉपुलेशन में जो इतना कैंसर हो रहा है वो खाली टबैको एलिमिनेट करने से। टबैको को अगर हम अपने
लाइफस्टाइल से निकाल दें तो 40% कम हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, पोल्यूशन से दूर रहते हैं, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर देते हैं, तो कम से कम और 20% कैंसर कम हो जाएगा। और अगर हम अपने डाइट को भी इम्प्रूव करते हैं कि हम लोग अगर फाइबर डाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो शायद हमको लगता है और भी 10% कैंसर कम हो जाएगा। तो ये सब बातों से मालूम पड़ता है कि कैंसर जो हो रहा है आजकल ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ये सब आर्टिफिशियल कारणों से होता है। अगर जैसे पहले लोग रहते थे, बहुत नदी के किनारे में लोग रहते थे और उधर बहुत अच्छी एयर होता था, अच्छा सब फ्रेश चीज़ मिलते थे, ग्रीन पूरा सराउंडिंग होता था, उधर कैंसर बहुत कम मात्रा में होता था। लोगों को स्मोकिंग वगैरह का मालूम भी नहीं था। तो ये ऐसे ज़िंदगी रहने से कैंसर बहुत कम मात्रा में हो रहा था अगले ज़माने में। आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसका कारण मेन यही है कि हम लोग नेचर से बहुत दूर चले गए हैं। अपने खान पीन में, अपनी आदतों में, अपने हैबिट्स में, अपने खाने की चीज़ों में हम लोग बहुत नेचर से दूर चले गए। उसकी वजह से कैंसर ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। तो अभी तक जैसे ये काम चालू है कि हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हमारा तो मानना ऐसा है कि अगर हम लोग सब लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करें, अवेयरनेस पैदा करें, तो हमको लगता है कि 60 to 70% कैंसर हम लोग रोक सकते हैं। तो ये सब देखकर हमने जो भी आपसे ये बातचीत किया, हमको लगता है कि ये जानकारी के बाद आपके दिल में से कैंसर के बारे में जो डर है वो निकल जाना चाहिए। ये भी आप लोग सब कोशिश करें कि कैंसर को हम लोग प्रिवेंट करें। आप अपने पर, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको अगर ये जानकारी देंगे कि देखो आप कैसे इजीली अपने हैबिट्स को चेंज करके, स्मोकिंग, टबैको यूज़ बंद करके कैसे अपने को आप हेल्दी रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा काम होगा। हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम लोग ऐसे केस नहीं देखेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं देखेंगे। तो हम अपना जो भी बात किया आपसे उसको हम लोग सक्सेस मानेंगे अगर आप ये बात जो हमने आपको बताया बहुत इजी लैंग्वेज में, अगर ये आप अपने सब साथियों को देंगे तो वो लोग भी अपने लाइफ के लिए केयर लेंगे जैसे कैंसर नहीं हो जाए। तो इससे बहुत बड़ा आभारी मिलेगा सब लोगों को और इससे कैंसर का जो मात्रा जो बढ़ रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगा और लोगों को बहुत अच्छा कंफर्ट मिलेगा। ये 40 बरस पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में इसी तरीके से अवेयरनेस की पूरा अरेंजमेंट शुरू किया गया था। तो उधर आप देखेंगे कि उनके पास स्टैटिस्टिक्स है कि 40 बरस पहले 90% एडल्ट मेल्स यूज्ड टू स्मोक एट सम टाइम और अदर। मतलब वो लाइफ में 90% मेल्स स्मोक करते थे। आज वो मात्रा यूएसए और यूरोप में 10% तक आ गया है। इसका मतलब है ये अवेयरनेस से ही ये चेंज आ गई है। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि आजकल लंग कैंसर बहुत कम मात्रा में हो रहा है यूएसए में, क्योंकि ये स्मोकिंग का हैबिट बहुत कम हो गया है। तो यही अवेयरनेस करके हम लोग अगर अपने इंडिया में भी ये अवेयरनेस पैदा करें
सब लोगों में, बच्चों से लेके बड़ों तक, अगर हम उनको ये अवेयरनेस दें तो हमको लगता है कि बहुत सारे कैंसर जैसे माउथ कैंसर और लंग कैंसर, इसोफेगस कैंसर बहुत कम हो जाएगा और इसकी वजह से हम लोग ये कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। हमको बहुत खुशी है कि आपकी एनजीओ संस्था जैसे कि स्वास्थ्य जागृति संस्थान ये बहुत काम कर रहे हैं, आगे काम करते रहेंगे इसके लिए कि ये सब जो तकलीफें हैं कैंसर के लिए होते रहे हैं उनको कैसे कम करने का, कैसे लोगों को बताने का कि अपने अवेयरनेस से आप कैंसर्स को रोक सकते हैं, आप कैंसर को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और आप कैंसर को ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट तो काम अपना करती है, पर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्वास्थ्य जागृति संस्थान कर रहे हैं उसके लिए बहुत पॉपुलेशन पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और हम सब लोगों को कांग्रेचुलेशन देते हैं कि ऐसा काम में वो आगे बढ़े हैं और ज़रूर सफलता पाएंगे। सारांश। कैंसर से बचाव के उपायों को अपनाकर करीब 60 से 70% तक कैंसर से बचा जा सकता है। पश्चिमी देशों में 40 वर्ष पहले जहां पुरुषों में धूम्रपान 90% तक था, उस समय शुरू किए गए प्रचार प्रसार के प्रभाववश धूम्रपान की मात्रा वर्तमान में घटकर 10% तक रह गई है। लास्टली, हम बहुत खुश हैं कि आप लोग ने अपना इतना टाइम दिया और ये सुना कैंसर के बारे में। हम तो मानते हैं कि स्वस्थ जीवन इज द श्रेष्ठ जीवन। मतलब क्या कि इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं कि हेल्दी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये याद रख के अगर हम अपने जिंदगी का व्यवहार अच्छी तरह नेचर के साथ चलाते हैं तो हम लोगों को सबको खुशी रहेगी और बीमारियों से हम लोग बचकर रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब तक के वीडियो का सारांश। आपको क्या करना चाहिए? फाइबर की प्रचुरता वाला शाकाहारी भोजन लें, जिसमें फल, सब्जियों एवं सलाद की प्रचुरता रहे। शारीरिक श्रम एवं व्यायाम करें। प्रकृति के नजदीक रहें। अपने बच्चे को उचित अवधि तक स्तनपान कराएं। गुप्तांगों की सफाई रखें। शारीरिक संबंधों में ईमानदार रहें। कैंसर के लक्षण होने पर डॉक्टरी सलाह लें। कैंसर संबंधित जांच डॉक्टरी सलाह अनुसार कराएं। आपको क्या नहीं करना चाहिए? तंबाकू एवं शराब का सेवन, अत्यधिक मांसाहार, नमक में अधिक समय तक संरक्षित भोजन, अधिक वसायुक्त पदार्थों का अत्यधिक सेवन, अत्यधिक रूप से संरक्षित पदार्थों का सेवन, प्रदूषण आदि से बचाव के उपाय न करना, अत्यधिक देर से विवाह या देर से पहला बच्चा पैदा करना। आप सभी दर्शकों से विनीत प्रार्थना, आपकी शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता एवं बेहतर कल के लिए आप बतलाई गई स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं आज से ही और त्याग करें अपनी सभी बुरी आदतों का आज से ही। इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने एवं सुनने के लिए स्वास्थ्य जागृति संस्थान कोलकाता की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। वीडियो के इस संकलन में डॉक्टरों या चिकित्सक गणों द्वारा या फिर अन्य कोई भी दी गई जानकारी या सूचना, फिर चाहे वो वक्तृता, विचार, मत, सलाह, निवेदन, चेतावनी, आग्रह, वीडियो पर आधारित प्रश्नोत्तरी या अन्य किसी भी रूप में हो एवं हमारी वेबसाइट www.swasthyajagriti.org
यानी वेबसाइट पर उपलब्ध उपरोक्त या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी, आगे इन सभी को समग्र रूप से जानकारी कहा जाएगा, बिल्कुल साधारण एवं सामान्य निर्देशन हेतु दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को ये जरूरी सलाह दी जाती है कि वो उपरोक्त जानकारी को स्वीकार करने या अमल में लाने से पहले सुयोग्य चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस विषय में फिर से परामर्श अवश्य लें एवं तद अनुसार इस विषय पर अपना निर्णय लें या बर्ताव करें। स्वास्थ्य जागृति संस्थान कोलकाता एसजेएस या संकलनकर्ता एसजेएस की अवैतनिक मेडिकल एडवाइजरी बोर्ड एवं संरक्षक गण, एसजेएस की गवर्निंग बॉडी एवं इन सभी के सदस्यगण, एसजेएस के अन्य सदस्य, कर्मचारीगण, एसोसिएट्स, प्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता या एसजेएस से संबंध कोई भी व्यक्ति, संस्थान आदि या फिर उपरोक्त व्यक्तियों के रिश्तेदार, इन सभी को आगे एसजेएस एवं संबद्ध वर्ग कहा जाएगा। किसी भी रूप में यह निरूपित, स्थापित या स्वीकार नहीं करते हैं कि उपरोक्त जानकारी संपूर्ण, सटीक, सामयिक, नवीन, विश्वसनीय या प्रभावशाली हैं। उपरोक्त के अलावा वेबसाइट को देखने या उसके उपयोग से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध टर्म्स एंड कंडीशंस को अवश्य पढ़ें एवं इनके स्वीकार होने पर ही वेबसाइट को देखें या उपयोग करें। आप ये स्वीकार करते हैं एवं मानते हैं कि उपरोक्त वीडियो में वक्ता द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी या वेबसाइट पर उपलब्ध कोई भी जानकारी एसजेएस द्वारा प्रदत्त या प्रदान नहीं की गई है या एसजेएस द्वारा समर्थित या अनुमोदित नहीं है। चूंकि उपरोक्त जानकारी पर बतलाई गई शर्तें एवं नियम लागू होते हैं एवं इस जानकारी को मानना या ना मानना प्रत्येक व्यक्ति विशेष की स्वयं की इच्छा एवं निर्णय पर निर्भर है। एतद द्वारा होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान, चाहे वह किसी भी व्यक्ति को हो या फिर हानि आदि, चाहे वह आर्थिक या अन्य किसी भी स्वरूप में हो, का जिम्मेदार या भरपाई करने वाला एसजेएस एवं संबद्ध वर्ग नहीं होगा। किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया का केंद्र कोलकाता ही रहेगा। इस वीडियो में दिखलाई गई कुछ फोटो या चित्र 123 आरएफ लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में है एवं इसका उपयोग इस संदर्भ में स्वीकारोक्ति से हो रहा है। इन चित्रों या फोटो की नकल या उपयोग 123 आरएफ लिमिटेड की अनुमति के बिना सख्त वर्जित है। इस वीडियो में वक्ता यानी डॉक्टर, चिकित्सक का स्वास्थ्य जागृति संस्थान कोलकाता एसजेएस के संग किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्थिक सरोकार या लेन देन नहीं है। इस वीडियो के द्वारा दी गई कोई भी जानकारी या सूचना, फिर चाहे वह वक्तृता, विचार, मत, सलाह, निवेदन, चेतावनी, आग्रह या अन्य किसी भी रूप में हो, जानकारी का उद्देश्य किसी भी स्वरूप में चिकित्सीय या अन्य सलाह प्रस्तुत करना नहीं है और उपरोक्त जानकारी का उद्देश्य किसी भी रूप में सुरक्षा का मानक या मापदंड स्थापित करना नहीं है। आप सभी को ये सलाह दी जाती है कि आप अपने संबंध में योग्य चिकित्सक की सलाह अनुसार निर्णय लें। वक्ता किसी भी प्रकार से अपनी कार्यविधा, कार्यक्षेत्र या किसी वस्तु विशेष का विज्ञापन या प्रचार नहीं कर रहा है। उपरोक्त जानकारी बिल्कुल साधारण प्रकृति एवं सामान्य ज्ञान हेतु दी गई है। उपरोक्त जानकारी को किसी भी स्वरूप में चिकित्सीय सलाह, उपचार, जांच या निदान का विकल्प ना माना जाए। आपकी स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की स्थिति के संदर्भ में सुयोग्य चिकित्सक की ही सलाह अनुसार कार्य करें। इस आधार पर कि आपने इस वीडियो में या यहाँ कुछ देखा, पढ़ा, सुना या आपको उपरोक्त जानकारी मिली, आप किसी भी व्यक्तिगत डॉक्टरी सलाह की अनदेखी ना करें या डॉक्टरी सलाह लेने में विलंब ना करें। उपरोक्त जानकारी का
इस वक्तृता के दिन के बाद नवीनीकरण नहीं हुआ है।